दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्तों जेपी शर्मा। ये अपना आरएसआर का जो नियम आरएसआर का जो वीडियो है, राजस्थान सर्विस रूल्स, उसका 4 नंबर वीडियो है। तो अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखे तो उन 3 वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद में ये वीडियो आपका समझ में आने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आरएसआर के बाद में आपको ऑडिट, बिजनेस मेथड, अकाउंटेंसी, जीएफएनडीआर सब कुछ कॉमर्स वालों को पढ़ाने वाला हूं। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको घबराने की कोई बात नहीं है, एक साथ ही मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। मैंने ये ग्रंथ अपन के जो ऑफिशियल जो गाइड चलती हैं उन गाइडों से ये निकाला हुआ है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। 25 प्रश्न जो आपके 75 अंक के हैं, वो 25 प्रश्न 75 अंक के यहीं से आने वाले हैं दोस्तों। देखो, नियम नंबर 728, 727 तक अपन देख चुके हैं। 728 में देखते हैं। 728 में अपन बात करते हैं तो उपार्जित अवकाश का उल्लेख है। कर्मचारी द्वारा राज्य की सेवा में अर्जित किए जाने वाले अवकाश उपार्जित अवकाश की श्रेणी में आते हैं। वर्ष की सेवा के आधार पर आरएसआर के नियम 91 और 92 के तहत अर्जित अवकाश है। यहां आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि उपार्जित अवकाश का उल्लेख या परिभाषा कौन से में है, तो नियम 7 के 28 में है। ध्यान रखना, अपन नियम 91 और नियम 92 में को आपके अध्याय में है, गहराई से अध्ययन करेंगे कि पीएल कितनी होती है, पीएल के पैसे कितने मिलते हैं, पीएल कितनी दी जाती हैं। एक विश्राम जो कालीन डिपार्टमेंट है उनमें पीएल कितनी मिलती है, रेगुलर डिपार्टमेंटों में कितनी पीएल मिलती है, तो उसमें अपन अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ केवल इतना ही याद रख लो कि नियम 728 में उपार्जित अवकाश या पैटर्निटी लीव का उल्लेख है। नियम 729, पद का परिकल्पित वेतन। वह वेतन जिसे कर्मचारी द्वारा उस पद को स्थायी रूप से धारण करने पर वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखता हो। मान लो आपकी नियुक्ति हुई जेआरए में, जूनियर अकाउंटेंट में, तो जेआरए में जब नियुक्ति हुई तो आपको है ना लगभग 21,000 के आसपास तो आपको प्रोविजन में मिलेगा और 33,800 आपको 2 साल के बाद में मिलेगा। तो अस्थायी होने के बाद में आप उस पद के विरुद्ध, आप जो पद पर कार्य कर रहे हो उसको वेतन पाने का हक रखते हैं। वो उल्लेख कौन से में 729 पर है। 729 में पद का परिकल्पित वेतन है। तो परिकल्पित वेतन के बारे में आप समझ ही गए होंगे। 730, परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर, एक तो डेट याद रखना, 20/1/2006 से पहले वाले कहलाते थे। इनमें और इनमें अंतर क्या है मैं दोनों बताऊंगा। ऐसा व्यक्ति कर्मचारी जो स्थायी रिक्त पद पर स्थायी रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये 20/1/2006 से पहले। वेतन निर्धारण, संशोधन के कारण कर्मचारी के वेतन में होने वाली कमी की पूर्ति हेतु और अवशिष्ट स्वरूप विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव के आधार पर। ये थोड़ा सा है ना उस वाले का मिस हो गया, इसको यहां से काट लेते हैं, ये इस चैप्टर का नहीं है। इस वाले लाइन को मैं आपको दोनों को काट रहा हूं, ये वाला आपका काट दिया है ना, इसको समझो। नियम 730, परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर, मतलब 20/1/2006 से पहले परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर कहलाएगा, और 20/1/2006 के बाद में परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी कहलाएगा। पहली बात तो ये है। इनमें और उनमें अंतर क्या था, एक बार उसको देख लेते हैं अपन। ये आपका 730(1) है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी यानी प्रोबेशनर ट्रेनिंग। ये 20/1/2006 के बाद की स्थिति है। अंतर ये है कि इनको तो 2 साल तक फिक्स रखा जाता है 20/1/2006 के बाद वालों को, लेकिन उनको 2 साल तक फिक्स नहीं रखा जाता था। उनके में वेतन पूरा मिलता था 2006 से पहले, लेकिन अब वेतन एक निश्चित मिलता है। ऐसा कार्मिक जो सीधी भर्ती या नई भर्ती से स्थायी रिक्त पद को प्राप्त करता है और 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में निर्धारित वेतन एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है, वो कहलाता है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। अगर आपसे पूछे कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का कौन सी डेट के बाद कहलाए, तो 20/1/2006 के बाद में, और 20/1/2006 से पहले परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर कहलाए, जिनको पूरा वेतन मिलता था और उसकी टीएडी एचआरए भी मिलता था, लेकिन 2006 के बाद में एक निश्चित वेतन कर दिया गया, जो आपको मिलेगा 21,700 के आसपास में मिलेगा, फिर 33,800 आपको 2 साल बाद मिलेगा। 731, विशेष वेतन। देखो विशेष वेतन कब दिया जाता है कि मान लो कि आप एक एलडीसी हो और एलडीसी के साथ में आप जो कैश शाखा है तुम्हारा, कैश को भी संभाल रहे हो,
तो जब आप कैश संभालते हो तो गवर्नमेंट आपको एक विशेष वेतन देती है 125 रुपए प्रति माह, जिसको आप स्पेशल पेमेंट कहते हैं। और वो विशेष वेतन राज्य कर्मचारी को दिया जाने वाला वह अतिरिक्त वेतन है जो निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। कोई विशेष कार्य, आप उस पद के विरुद्ध कोई अतिरिक्त कार्य कर रहे हो तो आपको लिए उस वेतन दिया जाता है, उसको विशेष वेतन कहते हैं। 732 से उच्च सेवा। उच्च सेवा में आपको एक ही परिभाषा दी गई है इस लाइन में कि चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़ करके आप अन्य सभी सेवाएं क्या कहलाएंगी? उच्च सेवा। चाहे वो सी श्रेणी के अंतर्गत है, चाहे बी श्रेणी के अंतर्गत है, चाहे ए श्रेणी के अंतर्गत है, चाहे रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़ करके सभी सेवाएं क्या कहलाएंगी? उच्च सेवा कहलाएंगे। ये RSR का नियम 732 कहता है। 733 निर्वाह अनुदान। निर्वाह अनुदान किनको दिया जाएगा? राज्य कर्मचारी को दी जाने वाली वह मासिक सहायता जिसे वेतन या अवकाश वेतन के रूप में नहीं दिया जा रहा हो। मतलब यह है कि कोई कैंडिडेट आपके लगा हुआ है और उसको कोई तरीका से ना तो मासिक वेतन दिया जा रहा है, ना आपको अवकाश के वेतन रूप में दिया जा रहा है, उसको जीवन यापन के लिए क्या दिया जाता है? निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जिससे वो कार्य अपना जीवन चला सके। वो अतिरिक्त है, वो आपका स्थायी कर्मचारी नहीं है, वो आपको निर्वाह भत्ता के द्वारा लगाए गए कर्मचारी है, जिसका उल्लेख है 733 में है। अगला देखो 734 नियम 734 क्या कहलाता है? देखो नियम 733 आप समझ गए होंगे। निर्वाह भत्ता क्या है? राज्य कर्मचारी को दी जाने वाली वह मासिक सहायता जिसे वेतन या अवकाश वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया हो। अगला देखो 734 स्थायी नियुक्ति। स्थायी नियुक्ति से मतलब क्या है? राज्य कर्मचारी के ऐसे पद पर होने वाली नियुक्ति जिस पर वह पदाधिकार अर्जित करता हो। मान लो कि आपकी नियुक्ति हो गई JRA पर। किस पर हो गई? JRA पर। और आपको डिपार्टमेंट मिल गया, मान लो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिल गया आपको राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग मिल गए और आप उस पद के विरुद्ध लगे हो, तो आप उस पद पर होने वाली वृत्ति, अगर उस पद को आप पद के विरुद्ध लगे हो तो वो आपकी कैसे क्या कहलाएगी? स्थायी नियुक्ति कहलाएगी। और स्थायी नियुक्ति कहलाएगी तो आपका जो वेतन है वो वेतन किससे मिलेगा? तो आपका वेतन जो पूर्व निर्धारित वेतन श्रृंखला है, उस वेतन श्रृंखला से आपका वेतन मिलना चालू हो जाएगा। जो आप L10 के अंतर्गत आओगे उसको कहते हैं स्थायी नियुक्ति, जिसका उल्लेख 734 में है। अगला है 735 अस्थायी पद। ऐसा पद जो वेतन श्रृंखला के निश्चित श्रृंखला में एक सीमित निश्चित अवधि के लिए सृजित किया जाता हो। ये आपका स्थायी नहीं है, ये अस्थायी पद है। मान लो कि आप पहले पूर्व निर्धारित कर दिया कि 2 वर्ष के लिए संविदा पर भर्ती की जाती है पूर्व निर्धारित करने के बाद में, और आपको एक निश्चित अवधि के लिए 2 वर्ष के लिए आपको लिए 12,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो 12,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो एक अस्थायी पद कहलाएगा, जिसका उल्लेख 735 में है। एक आता है 736 में सावधि पद, जिसको टेन्योर पोस्ट कहते हैं। सावधि पद क्या होता है? ये इंपोर्टेंट है। होता क्या है कि मान लो आपका एजुकेशन में हुआ, इसमें होता है एक पद, एजुकेशन में होता है मुख्य शिक्षा अधिकारी में, मुख्य शिक्षा अधिकारी। और इसमें एक पद होता है कि आप उस पद के विरुद्ध आप फर्स्ट ग्रेड का कैंडिडेट लगाते हो, तो ये इस पद की जो विरुद्ध है ना, इसका वो जांच का पदाधिकारी होता है। तो इसमें 4 वर्ष की इसकी अवधि रहती है। तो आप कोई फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर इस पर इंटरव्यू के द्वारा नियुक्त कर दो, लेकिन ये 4 ही वर्ष रहेगा। 4 वर्ष के बाद में स्वतः ही वो स्कूल में चला जाएगा, उसको कहते हैं टेन्योर पोस्ट। तो एक ऐसा पद जिसमें एक राज्य कर्मचारी या अधिकारी एक निश्चित समय से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता, उस पद पर वो 4 वर्ष ही रहेगा। एक निश्चित समय के बाद में वो उस पद से हट जाएगा और अपने जो मूल पद पर है उस पर वो चला जाएगा। उसको क्या कहते हैं? सावधि पद कहते हैं। इसका उल्लेख 736 में है। 737 में समय वेतनमान, टाइम स्केल। ऐसा वेतनमान जो शर्तों के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए न्यूनतम से अधिकतम पर चलता हो, उसको कहते हैं समय वेतनमान। मान लो आपका पे स्केल है, पे स्केल एक समय वेतनमान है जो आप नियुक्त होते हो। मान लो JRA में L10 पर, तो L10 पर आपको नियुक्त होते हो तो 2 साल तक तो आपको फिक्स रखा जाएगा, फिर 38
33,800, और 33,800 के बाद में प्रति वर्ष, देखो प्रति वर्ष कितना कब लगता है इंक्रीमेंट, 1 जुलाई को, तो प्रति वर्ष 1 जुलाई को 3% इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर आपका 34 कुछ हो जाएगा, फिर 3% हो जाएगा, फिर आपका 35 कुछ हो जाएगा। तो इस तरीका से आपका 3% बेसिक का इंक्रीमेंट लगता हुआ जाएगा और फिर आगे बढ़ता है। वो पद क्या कहलाएगा, वो पद स्थायी पद कहलाएगा। और ये समय वेतनमान का उल्लेख कौन से बा में है नियम में, तो नियम 7 के 37 में है। नियम 7 के 38 स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का उल्लेख कौन से में है, तो ट्रांसफर का उल्लेख है नियम 7:38 में। एक नियुक्ति स्थान से दूसरे नियुक्ति स्थान पर जाना जो निम्न कारणों से हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर। पहला है नए पद का कार्यविवरण संभालने के लिए। मान लो आपकी एग्जाम लगी और आप नए पद के लिए आपको नागौर लगा दिया गया, तो एक तो वो कारण हो सकता है, या फिर मुख्यालय में परिवर्तन के लिए आप पहले जोधपुर थे और जोधपुर से आपको दौसा लगा दिया गया, तो ये दो कारण से वो क्या कहलाएगा, स्थानांतरण कहलाएगा। और स्थानांतरण का जो उल्लेख है वो कौन से नियम में है, तो नियम 7 के 38 में है। अब नियम 7:39 विश्रामकालीन विभाग। देखो विश्रामकालीन विभाग, और उसमें दो बताता हूं, यही चीज समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं। विभाग दो श्रेणियों में आरएसआर में, एक तो है नियमित विभाग, नियमितकालीन विभाग, और एक होते हैं विश्रामकालीन विभाग। विश्रामकालीन विभाग, अब यही समझ लो नियमितकालीन विभाग तो सभी हैं। विश्रामकालीन विभाग में कौन आते हैं, एक तो एजुकेशन आता है, शिक्षा विभाग, और एक आता है तुम्हारे हाईकोर्ट आते हैं ना, कोर्ट वगैरह। कहने का मतलब यह है कि जिनमें गर्मीन की या शीतकालीन की जो छुट्टी होती है उनको विश्रामकालीन विभाग कहते हैं। जैसे स्कूलों में छुट्टी लगी गर्मीन की, शीतकालीन लग गई, तो उनके लिए लॉस कहाँ होता है, तो उनका पीएल में लॉस होता है। जब अपन पीएल पढ़ेंगे ना, पैटर्निटी लीव, तब मैं आपको बताऊंगा कि अदरों के लिए तो आपको 30 पीएल एक साल में मिलती है, लेकिन जो विश्रामकालीन विभाग है उनके लिए केवल 15 ही पीएल एक साथ मिलती है। तो देखो ऐसा विभाग है, विभाग का जिसमें प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि के लिए नियमित रूप में अवकाश रखा जाता हो। जैसे एजुकेशन में ग्रीष्मकालीन छुट्टी है, शीतकालीन छुट्टी है, तथा इस अवकाश अवधि में उस विभाग के कर्मचारी को कर्तव्य में से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है। वो क्या कहलाएंगे, विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं। तो वे सभी कौन से कालीन विभाग कहलाते हैं, विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं। नियम नंबर 7:49 विश्रामकालीन विभाग, मुझे लगता है आपको समझ में आई गया होगा, कहीं इशू नहीं है। और नियम 7:40 पेंशन के अयोग्य संस्थापन। पेंशन के अयोग्य संस्थापन, देखो दोस्तों आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है। मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा प्रत्येक टॉपिक। जैसा अपन का ये टॉपिक खत्म हो गया, अध्याय नंबर 2 आज खत्म है, तो अध्याय नंबर 2 के मैं आपको क्वेश्चन लाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अध्याय नंबर 3 के फिर क्वेश्चन लाने वाला हूँ, और फिर उसके तरीका से अपन पीडीएफ और क्वेश्चन, आपके 6 पेपरों की टेंशन छोड़ दो कॉमर्स वालों की, कहीं कोई सुनेगी। अगला है नियम 7:40 ऐसा संस्थापन जिसका वेतनमान राज्य बजट के संवेतन मद से नहीं दिया जाता है, वरन अन्य मदों से जैसे कार्यालय वे आदि से चुकाया जाता है। तो पेंशन अयोग्य संस्थापन मतलब नियम 7:40 का मतलब ये है कि जो पेंशन की आपकी कटौती होती है वो आपके राज्य का जो बजट है उसमें नहीं आता है, वो आपका या तो एसआईपीएफ में रहता है, एसआई एंड जीपीएफ में, या फिर आपका उसमें कटौती रहते हैं, या फिर कार्यालय बेसी उस बद से ना चुकाकर कार्यालय बेस से चुकाया जाता है। वो क्या कहलाता है, वो आपका पेंशन अयोग्य संस्थापन कहलाता है। कुल मिलाकर राज्य के बजट से ना चुकाकर अन्य कोई मद से अगर पैसे चुकाया जाता है पेंशन का, उसका उल्लेख है 7:40 में। तो अपन देखते हैं, देखो आज अपन ने जो पढ़े उनको मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूं। 7:28 तक अपन ने देखे। 7:28 में उपार्जित अवकाश का उल्लेख है, पीएल का उल्लेख अपन का नियम 91-92 में भी है, अपन पूरी तरीका से देखेंगे। यहाँ केवल परिभाषा दी गई है 7:28 में। 7:29 में पद का परिकल्पित वेतन, आपकी नियुक्ति हुई तो उस नियुक्ति के विरुद्ध आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। 7:30 में है परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर। परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर 20/1/2006 से पहले वाले कहलाते थे, लेकिन परिवीक्षण प्रश्नार्थी जो अपन का ये है परिवीक्षणाधीन प्रश्नार्थी यानी प्रोविजनल ट्रेनी, ए 20/1/2006 के बाद वाले कहलाए हैं। इनमें उनमें अंतर ये था कि इनको वेतन पूरा मिलता था, एचआरए भी मिलता था, टीए भी मिलता था, लेकिन परिवीक्षाधीन प्रश्नार्थी जो 20/1/2006 के बाद है उनको केवल 2 साल के लिए एक निश्चित वेतन मिलता है, उसमें एचआरए नहीं मिलता है और डीए नहीं मिलता है।
जिसका उल्लेख आर्टिकल के जो नियम है, नियम 7 के 30A में है। नियम 731 में क्या है? विशेष वेतन। कोई कैंडिडेट है जो अपने कर्तव्य के अलावा कोई अलग चीज को रख रहा है, जैसे मान लो कैश को संभाल रहा है, तो उस कैश के लिए सरकार उसके लिए एक अलग से वेतन दिया जाता है, जो एक वर्तमान में 125 रुपए प्रति माह है, जो विशेष वेतन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और विशेष वेतन है जो नियम 7 के 31 में इसका उल्लेख है। नियम 732 में उच्च शिक्षा, उच्च सेवा का उल्लेख है। आपको एक ही बात याद रखनी है नियम 732 में कि चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़ करके राजस्थान की सभी सेवाएं उच्च सेवा के अंतर्गत आती हैं। नियम 733 निर्वाह अनुदान। राज्य कर्मचारी को दी जाने वाली वह मासिक सहायता जिसे वेतन या अवकाश वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया हो। एक ऐसा कैंडिडेट है जिस पर अपन काम करवा रहे हैं ऑफिस में, लेकिन उसको ना मासिक वेतन मिल रहा है, ना उसको कोई अवकाश का वेतन मिल रहा है, उसके जीवन यापन के लिए एक निर्वाह अनुदान दिया जाता है, एक निश्चित राशि दी जाती है, जिसका उल्लेख नियम 733 में है। नियम 734 राज्य कर्मचारी की ऐसे पद पर होने वाली नियुक्ति जिस पर वह पदाधिकार अर्जित करता हो। स्थायी नियुक्ति से अपन जानते हैं पद के विरुद्ध होने वाली ऐसी नियुक्ति जिस पर अपना अधिकार पदाधिकार अर्जित करता हो, जिसका उल्लेख नियम 734 में है। अस्थायी पद जिसको एक निश्चित श्रृंखला से एक सीमित या निश्चित अवधि के लिए सृजित किया गया, 2 वर्ष के लिए संविदा भर्ती की गई है, उसके बाद 2 वर्ष के बाद में उसको हटा दिया जाएगा, इसका उल्लेख है वो 735 में है। अगला है नियम 736 सावधि पद टेन्योर पोस्ट। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं कुछ जो एक निश्चित स्थायी तो होती हैं लेकिन उस पर निश्चित पद के लिए लगा दिया जाता है कि उसका कार्यभार अलग है, लेकिन उस पद पर समाप्त तो समय होने पर वो पुनः अपने स्थायी पद मूल पद पर ही चला जाता है, उसको टेन्योर पोस्ट कहते हैं। ऐसा स्थायी पद जिसे एक राज्य कर्मचारी अधिकारी एक निश्चित समय से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता, उसके बदल बदल के कैंडिडेट आएंगे, उसको कहते हैं टेन्योर पोस्ट यानी सावधि पद। नियम 737 समय वेतनमान। ऐसा वेतनमान जो शर्तों के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए न्यूनतम से अधिकतम चलता हो। पे स्केल में 3% लगता है आपका, तो उसको क्या कहते हैं? समय वेतनमान या टाइम स्केल कहते हैं। वर्तमान में कौन सा पे चल रहा है? 7 पे चल रहा है, और 7 पे में आपको 3% वार्षिक इंक्रीमेंट 1 जुलाई में लगता है, उसके हिसाब से ही बढ़ते हुए जाएंगे जब, लेकिन 2 साल की आपकी प्रोविजनल प्रशिक्षणार्थी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। नियम 738 स्थानापन्न ट्रांसफर। एक नियुक्ति स्थान से दूसरे नियुक्ति स्थान पर जाना ट्रांसफर कहलाता है। ट्रांसफर 2 रीजनों में हो सकता है, नए पद पर कार्यभार संभालने के लिए और मुख्यालय में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है। और 739 में विश्रामकालीन विभाग। विश्रामकालीन विभाग में अपन की शिक्षा विभाग है, ऐसे विभाग हैं जिसमें प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि के लिए नियमित रूप से अवकाश रखा जाता हो तथा इस अवकाश अवधि में उस विभाग के कर्मचारी कर्तव्य में अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है, वो क्या कहलाते हैं? विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं। और 740 है अपन का पेंशन के अयोग्य संस्थापन। तो ऐसा संस्थापन जिसका वेतन राज्य बजट के संवेतन मद से न मिलकर किसी अन्य मद से जैसे कार्यालय आदि किसी से भी चुकाया जाता है, वो क्या कहलाता है? वेतन के अयोग्य संस्थापन कहलाता है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये अपन के 4 वीडियो भाग नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन ने 7 नियम पढ़ा है, नियम नंबर 7 और नियम नंबर 7.1 से लेकर 7.40 तक अपन ने अध्ययन किया है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।